जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और जो फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से मालूमात आप तक पहुंची हैं, उससे बड़ा एक धमाका इस केस के हवाले से आपके सामने पेश करना है। और जैसे जैसे ये मालूमात आप तक पहुंच रही हैं, वैसे वैसे पता चल रहा है कि ये सिर्फ़ एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी जो कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ की गई थी। आज के प्रोग्राम में हम दो चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से नया धमाका क्या है, नए इंकशाफात क्या हैं, कौन कौन इसमें शामिल रहा, कौन कौन पाकिस्तान को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम बनाता रहा, किस किस ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, और उन सब का चेहरा अगर इमरान खान बना था तो उसके पसे पर्दा किरदार कौन से थे। दूसरी हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इमरान खान के इंसाफ के नारे की धज्जियाँ उड़ा दी, उसके हवाले से ही बात की करेंगे। पहले फ़ॉरेन फंडिंग के वो इंकशाफात, एक तो सतह आप पर है ना फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के हवाले से, एक इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। जी देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी हमारे सामने है उसमें तो एक जो अबराज ग्रुप वाले थे आरिफ नकवी साहब का ये बात याद रखें कि उनको जो भी फंडिंग हुई थी अमेरिका, बरतानिया या जो बिल गेट्स की कंपनी वगैरह थे या यूएस एड से होती थी, उनको डिफेड से हुई थी, उनको जो बरतानिया की कंपनी है, तो उसमें उनको दिया जाता था कि आपने जो गरीब ममालिक है वहाँ पर जाके हेल्थ केयर की सहूलतें उन ममालिक को देने के लिए आपने फैसिलिटेट करना है। उन्होंने वो रकम जो उसमें से कुछ अपने फैमिली के लोगों में दे दी, कुछ उन्होंने पीटीआई के फंड के अंदर दे दी। तो यही इस वक्त उनके ऊपर केस चल रहा है। बरतानिया में वो ज़मानत के ऊपर हैं और जो एक्सट्रेडिशन का केस अमेरिका ने किया हुआ कि उनको हमारे हवाले कर दिया जाए, एक्सट्राडाइट कर दें, वो अगर चला जाता है और वो साबित होता है तो 400 साल की उनको सज़ा हो सकती है। अच्छा, अब आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप वाले, एक तो फवाद चौधरी ने बड़ा इस्लामिक टच देने की कोशिश की कि जो हमारे यहाँ पे कोई मुसलमान जब बर्फ़पत्ती हो जाता है तो इसराइल उसके ख़िलाफ़ न बरसरे पेकार हो जाते हैं, साजिशें करने लग जाते हैं। तो जो आरिफ नकवी हैं वो इस्लामिक टच वाले, उनके ऊपर यूएई में भी 3 साल की सज़ा है एयर अरेबिया केस के अंदर। तो आपका ये इस्लामिक टच जो है वो तो नाकाम हो गया। अच्छा, जो इमरान खान को फंडिंग की गई है वो इसराइल से भी हुई है, अमेरिका से भी हुई है। इसराइल की एक फर्म ने उनको फंडिंग की हुई है। अब शायद वो इस वजह से की हुई है कि उनके जो साले हैं या उनका जो ससुराल है वो सारा यहूदी था, इस वजह से उनको की होगी। फिर उसके अलावा एक यूएस बॉर्न इंडियन है, उसने भी फंडिंग की हुई है। पाकिस्तानी बॉर्न जो अमेरिकन है उसकी बीवी इंडियन है, उनकी एक कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, उन्होंने भी इमरान को फंडिंग की हुई है। लेकिन सबसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा चीज़ इस वक्त दिलचस्प है वो है शेख अल नह्यान की फंडिंग। मुबारक अल नह्यान। उन्होंने 2 अरब डॉलर जो थे इनको भेजे थे। अच्छा, ये एक मिनट में आपको रोकता हूँ। ये अब चीज़ें की कुछ कड़ियाँ मिलाते हैं। अकबर एस बाबर, जब ये शुरू में फॉरेन फंडिंग का केस आया तो बताया गया कि पता नहीं 54 लाख रुपया या 54 करोड़ रुपया इतनी अमाउंट है। तो अकबर एस बाबर सर पीट के रह गए। उन्होंने कहा भाई ये लाखों करोड़ों का मामला नहीं है, ये अरबों का मामला है। और आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें जब सरफेस हो रही हैं तो ये अरबों रुपया इमरान खान ने 64 अरब रुपया, इसकी तफसील आपसे जानेंगे, और वो सरफेस होना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान की सारी इकॉनमी, सारा मुल्क एक तरह से ख़रीद के इमरान खान के हाथों गिरवी रखवा दिया गया। और ये पैसे किस तरह पूरे किए गए इसके ऊपर भी आपको बताएंगे, लेकिन कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हुए आपको ये भी याद रखना चाहिए, बशीर मेमन जो DGFI थे, उन्होंने जब आरिफ नकवी के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने की ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वाला मामला था, 87 अरब रुपया इन्होंने देना था, तो इमरान खान ने उनसे बड़े नाराज़ हुए कि वो तो मेरा दोस्त है, तुम उसके पीछे पड़ गए और शरीफ फैमिली के केस निकालो। तो 64 अरब रुपए की अच्छा, इसमें एक बात और मैं बता दूं। देखें, जो आरिफ नकवी था नवाज शरीफ के दौर में, उसने कहा था कि जो मेरी के इलेक्ट्रिक को उसको शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ को फोक कर दिया जाए और उसमें गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे। उस वक्त उसके खिलाफ वाजिबुल अदा थे सुई नॉर्दर्न गैस के 25 अरब। उसने उस हुकूमत को कहा कि जी ये आप अपने ज़िम्मे ले लें
और उस वक्त किसी मलिक का नाम भी आ रहा था जो नवाज शरीफ के क्लोज थे कि जी उसको कोई 2 मिलियन जो थी ना उसकी ऑफ़र की गई थी। ये सारे मुबैना इल्ज़ामात हैं, मुबैना। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपके जो 25 अरब है ये गवर्नमेंट के खाते में नहीं डालेंगे। वो जो थी डील वहाँ पे वो ख़त्म हो गई। फिर जब इमरान का दौर आया तो ये डील जब हो रही थी तो वो इमरान के साथ मीटिंग्स में बैठते थे और उस वक्त 87 अरब रुपया था जो बशीर मेमन को कहा गया था कि माफ़ करो, और इमरान ने कहा था अगर मैं वेव ऑफ कर दूं तो उसने कहा आपके पास कौन सी अथॉरिटी है। और अगर आपको याद हो तो इमरान एक ऑर्डिनेंस लाने लगे थे जिसके तहत ये सुई नॉर्दर्न गैस के जिसके ऊपर वाजिबात है ये ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी तो उन्होंने ये ऑर्डिनेंस वापस ले लिया था। फिर वो 2019 में है वो जब गिरफ्तार हो गया आरिफ नकवी बरतानिया के अंदर, अब वो ज़मानत के ऊपर हैं, तो ये मामला वहीं पे ख़त्म हो गया था। लेकिन इमरान ने बशीर मेमन को कहा था कि ये मेरा बहुत बड़ा डोनर है, मेरी पार्टी के लिए फंडिंग करता है। शेर नयान वाले मामले में आ जाएं, देखें एक तो गवादर के साथ मामला आपके जुड़े हुए थे। नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी अरब की तरफ से 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो जो अरब सारे मिलके यमन के ख़िलाफ़ उनकी मिलिट्री इंटरवेंशन हो रही थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ ने उनका साथ से इनकार कर दिया था। दूसरी सी पैक के जो 46 बिलियन डॉलर हमें मिलने थे उसके ऊपर भी उनका मसला था कि गवादर पोर्ट बन जाती तो यूएई पोर्ट की खबर जाती। अब आप जाएं JIT और आप सारा उसके कि JIT की फाइंडिंग क्या थी कि जी हमें नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला करप्शन का, ठीक है। और नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसने इनकार कर दिया था उसको टेस्ट करने थे जो आया था सऊदी UAE से खत अलजबल फ्री जोन से जो आ गया था कि नवाज शरीफ के बेटे की कंपनी थी, नवाज शरीफ वहाँ पे 10,000 पे की दिरहम की 10,000 पे तनख्वाह थी जो नवाज शरीफ वहाँ से लेते थे। उस खत को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, किसी करप्शन के ऊपर नहीं किया गया था। बात यहीं पे ख़त्म नहीं की थी, फिर उन्होंने आगे बढ़ के नवाज शरीफ को नाअहल करवा के वो काम जो मुशर्रफ नहीं कर सका वो किया था कि उनको सियासत से ही बाहर करवा दिया। तो उस खत की बुनियाद पर और नवाज शरीफ ने बड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वो उस सऊदी जो थे उनका ये बड़ा पावरफुल वहाँ पे बंदा था, बड़ा सऊदी उनके UAE वालों के करीब था, इनसे कांटेक्ट करने की, और उन्होंने नवाज शरीफ के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे। फिर ये बात भी थी कि सऊदी अरब वाले UAE वाले कभी भी किसी इंसान की जो पर्सनल डिटेल होते हैं वो नहीं देते हैं जब तक कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिज्म का केस ना हो, लेकिन नवाज शरीफ की दी गई। तो ये था जिसकी वजह से इमरान प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था, इमरान को लाए गए थे, सी पैक रोकना था, नवाज शरीफ को सजा देनी। लेकिन फिर पासा पलट गया जब इनके शेख की डेथ हुई। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा चुके हुए थे जो कि इमरान के बुक और मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो फिर मामलात वहाँ पे सेटल किए गए। बात यह है कि इमरान खान को लाने में इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपना किरदार अदा किया, इमरान खान को फंडिंग्स आई सारी। अब जो इमरान खान निकले हैं वो किसी साजिश की वजह से नहीं निकले हैं। अब इमरान खान इसलिए निकले हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है, उन्होंने बंदे मैनेज करने छोड़ दिए हैं। तो बंदे इन्होंने खुद मैनेज किए हैं, इन्होंने इत्तेहादी खुद मैनेज किए हैं और किसी लोटे के वोट के ज़रिए नहीं आए हैं, सिर्फ ये अब काम हुआ है। लेकिन ये कि इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं अब वो अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ सेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको बिलावल की ज़रूरत है, उनके लिए उनको नवाज शरीफ की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इस साजिश के जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ खेली गई उसके छोटे छोटे किरदारों पर बात करते रहे हैं। उसके छोटे किरदारों में चेयरमैन नैब हैं, उसमें छोटे किरदारों में साकिब निसार हैं, आसिफ खोसा हैं, ये टूल्स हैं। लेकिन कोई और क़ुव्वतें किसी और से काम करा रही थी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, नवाज शरीफ को निकलवाने के लिए। और इमरान खान को लाना इतना बड़ा मकसद नहीं था जितना बड़ा मकसद नवाज शरीफ को निकलवाना था। और ये हमने देख लिया कि हमारा निज़ाम इंसाफ हो, नैब हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सारे बहुत कुछ बहुत जल्दी हॉस्टेज रखे जा सकते हैं। अब जो स्टोरीज सामने आ रही हैं, अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा कि मेरे सीने में बहुत से राज हैं जो कब्र तक मेरे साथ रहेंगे। वो बड़े लोगों ने उसके ठट्ठे उड़ाए जनाब कि वो जो है चाचू ये राज कब तक अपने साथ रखने। आप इमेजिन कीजिए कि नवाज शरीफ के पास किस तरह के राज होंगे, किस तरह की डिटेल्स होंगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, यहाँ की जुडिशरी के हवाले से, बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की पाकिस्तान में जिस तरह मदाखलत रही है और जिस तरह पाकिस्तान ने मज़ाहमत करने की कोशिश की है। एक छोटा सा वाक़या आपको याद है, जब एटमी धमाके होने थे पाकिस्तान पे कितना प्रेशर था।
और वो प्रेशर सियासी हुकूमतों ने संभाल लिया। जबकि मुशर्रफ को एक कॉल आई थी सेक्रेटरी खारजा की अमेरिका से, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, लेट गए थे। तो ये फ़र्क होता है सियासी हुकूमतों में और आमराना हुकूमतों में। और अब 64 अरब रुपया। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगी आपके साथ। देखिए ये फ़र्क है इमरान खान में भी और नवाज शरीफ में भी। देखिए नवाज शरीफ को पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, नवाज शरीफ को पता था कि यूएई से जो खत आया ये क्यों आया है, नवाज शरीफ को पता था कि वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करे, मुझे किस चीज़ के साथ, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि कहीं मुल्क डिस्टेबलाइज ना हो जाए, मुल्क में क्योस क्रिएट ना हो जाए, कहीं इस मुल्क को ऐसी सज़ा ना दे दी जाए कि जिसकी जो हम खमियाजा है आने वाली नस्लें भुगते। वो खुद तो बाहर जा सकते थे, उनके बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे थे, वो बाहर चले जाते। अब आप इमरान खान की तरफ आ जाए, कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई है, कुछ किसी उनको निकालने के लिए कहीं पे कोई पैसा या कुछ नहीं चला है, किसी हुकूमत ने कोई मदद नहीं किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सलामती को दाव पे लगा दिया सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। कि उन्होंने एक झूठा मनगढ़ंत अमरीकी साजिश वाला बयानिया क्रिएट कर लिया। एक ख़त जो आया जिसमें जो अपने सफ़ीर ने लिखा और जिसमें वो ये था कि जो उनकी रशिया की पॉलिसी थी उसके ऊपर डिस्प्लेजर शो किया था यूएस ने, जो कि उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ भी किया था, इंडिया के ख़िलाफ़ भी शो किया था। इमरान खान ने उसको बुनियाद बना के अपने पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे उनको ख़तरात में डाला। उन्होंने एक अमरीकी जो अमेरिका है उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात थे, देखिए सब मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप उनके खिलाफ तलवारें निकाल के या कुछ जंग करना शुरू कर दे। आप तो इंडिया के साथ भी जंग करने के अहल नहीं है अभी, माजरत के साथ, सच्ची बात है, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे। तो इमरान खान ने ये तबाह करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देना शुरू कर दिया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहना शुरू कर दिया कि मैं आपके राज खोल दूंगा, मैं बता दूंगा। नवाज शरीफ ने किसी जगह पे भी जाके कभी इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं कहा कि मैं राज खोल दूंगा। नवाज शरीफ ने कभी आके कारगिल के राज खोलने की कोशिश नहीं की कि उस वक्त क्या हुआ था। नवाज शरीफ ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। ये होता है लीडर जो मुल्क को बचाने वाला होता है, जो मुल्क का सोचता है, कौम का सोचता है। और यहाँ पे इमरान खान है जो अपनी ज़ात से आगे नहीं बढ़ते, अपनी ज़ात के लिए मुल्क को, रियासत को, मुल्क की सलामती को, हर चीज़ को खतरे में डाल। अच्छा, इसमें ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, हमने ये तो देख लिया कि इमरान खान प्रोजेक्ट लगाया गया, उसके लिए सारी दुनिया से फंडिंग हुई, एक जमहूरी हुकूमत को निकाल दी गई। अब पैसे भी पूरे करने थे ना, उसके हवाले से एक नुक्ता आपको, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, एक नुक्ता आपके पास छोड़ देता हूँ। पाकिस्तान की इकानमी 5.8 पे ग्रो कर रही थी जब नवाज शरीफ छोड़ के गए थे, और उसके बाद जो दिगर दिनों में हाल हुआ था वो आपके सामने। फिर शौकत तरीन साहब जो इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद इकरार किया कि हमने 70 साल का से दुगना कर्ज नहीं लिया, इन 4 सालों में हमने 74% सिर्फ 80% नहीं लिया, 74% कर्ज लिया है। इतना कर्जा पाकिस्तान में आया, आप मुझे बता दीजिए, और पूरा पाकिस्तान इस सवाल को जांचे, क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा? क्या कोई मोटरवे बनी? क्या कोई हॉस्पिटल बना? क्या कोई एयरपोर्ट बना? क्या कोई यूनिवर्सिटी बनी? तो वो इतना पैसा जो पाकिस्तान की 70 साल की ज़िंदगी से ज़्यादा, उसका 74% पाकिस्तान में आया। तो आप में से कोई बता सकता है कि वो पैसा कहाँ गया? वो दूध शहद की नहरें जो यहाँ पर बहना थी, वो यहाँ पर फेडरल में और पंजाब में तो क्या 10 साल हुकूमत हो गए हैं केपीके में, उसका वही हाल है। कोई तालीम का सुनामी नहीं आया, कोई सेहत का इनकलाब नहीं आया। तो वो सारा पैसा, ये तो पूरा केपीके का उसने कच्चा चटा खोल के रख दिया। पंजाब का उन्होंने खोल रहे, जहाँ से बुज़दार खुद थे, उस इलाके तोनसा का हाल आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है। और फिर एजुकेशन का क्या हाल है केपीके के अंदर। रोज़ यहाँ पे टीचर जो हैं वो धरना दे के बैठे होते हैं बनी गाला के बाहर। तो पोल तो सारे खुल रहे हैं। अब उनके फॉलोअर्स अगर नहीं मानना चाहते और वो किसी ना किसी इल्यूजन में बैठे हुए हैं, तो अल्लाह उनके हाल पे फिर रहम ही किया जा सकता है और अल्लाह से दुआ की जा सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान ने जो पाकिस्तान की तबाही की है वो सबके सामने है। और इसमें अभी जब हम मज़ीद ये चीज़ें अब रुकेंगी नहीं, अब हमें पता चलता है कि इस मुल्क में चंद फैसला साज कुव्वतें हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट बैरूनी इशारों पर काम करती है। यहाँ पर हुकूमतें पलटती है। कभी अमेरिका को खुश करने के लिए इन्होंने बाद में जजीरे ख़रीदने होते हैं, बाद में वहाँ की नेशनैलिटियाँ लेनी होती हैं, कभी अरब्स को खुश करने के लिए, कभी यूएई को खुश करने के लिए यहाँ पर हुकूमतें पलटाई जाती हैं, यहाँ पे हुकूमतें गिराई जाती हैं। उसका ज़रिया कौन बनता है? उसका ज़रिया हमेशा से जुडिशरी बनती है। ये आज की बात नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से जुडिशरी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। एक
एक टूल के ज़रिए, और जुडिशरी अपने फ़ैसले जो है वो जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ करती है। और फिर इसके दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, वो मीडिया का है। मीडिया हमेशा से ज़र ख़रीद रहा है। जब सिर्फ अखबार छपते थे तब भी इधर तुम उधर तुम, भुट्टो ने कहा था या नहीं कहा था, वो सुर्खी लगा दी गई थी और उसके मानी कुछ और पहना दिए गए थे। और जो 71 का सारा डिबैकल का सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर और भुट्टो पर डाल दिया था। हालांकि भुट्टो हीरो था उस ज़माने का, लेकिन उसको विलन बनाकर पेश किया। आखिर में अब मुख्तसर सी बात कर देते हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जिस कदर तल्ख बातें की हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो नरेटिव क्रिएट कर दिया है उस हवाले से उतनी ही तल्ख बातों की ज़रूरत है। अब जो है नरम खुशामदी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह की बातें की कि ये शख्स शिर्क की तरफ जा रहा है, ये शख्स लोगों को गुनाह की तरफ माइल कर रहा है, ये शख्स नाउज़ बिल्ला अपने आप को कोई पैगंबर समझता है, और जो इसके फॉलोअर हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं कि अगर ये ईमान लाने का हुक्म दे तो हम इसकी शख्सियत पर ईमान लाएं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जिस दबंग तरीके से बात की है उसका एक छोटा सा क्लिप भी है, वो क्लिप भी देख लीजिए, फिर आप उस पर कॉमेंट कर लीजिए। अभी फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है, लेकिन यहाँ पर घपलों के पहाड़, उस पर खामोशी, बैनुल-अक़वामी दबाव नहीं तो खामोशी का कोई माना नहीं है। ये जो खामोशी है किसी दबाव के नतीजे में है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही, और आज एक और कट्टा खुल गया। आज तो बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई वूटन क्रिकेट वाले उसके ज़रिए से उन्होंने पैसे जमा किए रिफाही कामों के नाम पर, और कोई 2 मिलियन से ज़्यादा जी डॉलर से ज़्यादा 2 मिलियन डॉलर से ज़्यादा ये पार्टी के फंड में गए हैं। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? कहते थे, हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। मैंने नहीं कहा उनको, उन्होंने खुद कहा डाकू। ये उनकी सियासत है। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। बस 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। इसका इंसाफ किसी और जज पर उनको एतमाद नहीं है। बस 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं। और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया, और कहा कि जज छुट्टियों पे। जी, आपने क्लिप देखा, अब आप बात कर रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब जो है ना वो शुरू से ही दबंग जो थे बातचीत करने में मशहूर हैं, और वो कोई भी लगी लिपटी नहीं रखते हैं, वो हमेशा खुल के बात करते हैं। उन्होंने बहुत पहले भी ये बात एस्टैब्लिशमेंट को कही थी कि अगर आप न्यूट्रल हो जाए तो इमरान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और बात भी ये सही है कि जब इमरान खुद कहते थे कि जी मैंने कोई बिल पास करवाना होता था तो एजेंसियां मेरे लिए बंदे वो जो थी वो अरेंज करती आमिर लियाकत कहते थे कि मैं जो है फरमाए कि मैं उनके कहने पे आया हूं। और बाप पार्टी भी ने भी एक दफ़ा कहा था कि जी हमें फ़ोन कॉल आई थी तो इस वजह से हमने इमरान को ज्वाइन किया। तो ये चीज़ें छुपी भी नहीं है, अब तो सब कुछ सबके सामने आश्कार हो चुका हुआ है। कोई चीज़ किसी से छुप तो अब सकती नहीं है। तो मौलाना साहब की बात ठीक है। फिर जुडिशरी का भी हम रवैया देख रहे हैं, एक पूरी फहरिस्त हमारे सामने आती कि तीन जजेस ने 2 जजेस, इसमें तीसरा अक्सर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई उनके साथ चेंज होता है तो हम देख लेते हैं कि फ़ैसला वो इख्तलाफी नोट ही लिख रहा होता। तो उन्होंने हर दफ़ा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इत्तेहादी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ वो फैसले दिए। और मौलाना साहब ने एक दफ़ा धमकी दी थी, तो उसके बाद मौलाना साहब को तो कभी अदालत में नहीं बुलाया गया, ना नैब ने कभी उनको बुलाया, ना अदालत ने बुलाया।
देखिए, इमरान खान के बारे में सब यही कहते हैं कि वो एक लाडला है, वो जिसको चाहे तो जुडिशरी को धमका दे, चाहे तो वो एस्टैब्लिशमेंट को धमका रहा हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा हो, कोई इसको कुछ नहीं कहता। तो यही चीज़ जो है दूसरे सियासतदानों को होता है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए तो हर चीज़ मैनेज करते हो और दूसरों के लिए हर चीज़ तंग करते हो। तो मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है। और दूसरी बात यह है कि जो जुडिशरी है उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना है, सियासी वाबस्तगी से नहीं देना। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इनकी फैमिलियां तो धरने में जाती हैं, इनकी फैमिलियां तो फैसलों के ऊपर तालियां बजाती, तो मौलाना साहब ने भी ठीक कहा कि अगर किसी को सियासत करना का शौक है तो फिर वो छोड़े अपनी नौकरी और सियासत करें और आके फिर हम उनको देख लेंगे। तो मौलाना साहब ने जो अब सियासी अपना बयानिया अपनाया, इस वक्त ज़रूरत इसी बयानिए की है। आप इसी से इमरान का जो नैरेटिव है उसको काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ एक झूठ बोलते हैं, हर रोज़ एक प्रोपेगेंडा करते हैं। अब देख लें, जो फॉरेन फंडिंग वाला ये आया है फाइनेंशियल टाइम्स वाला, उसको मोड़ दिया गया है फॉरेन ओवरसीज़ के साथ कि जी ये तो ओवरसीज़ के दुश्मन हैं, ओवरसीज़ के जो फंडिंग आ रही है ये उसके दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए उनके वोट के दुश्मन हो रहे हैं। भाई, ओवरसीज़ के फंडिंग वोट के कोई दुश्मन नहीं हो रहे। आप जब एक बंदे से फंडिंग लेके उसको फ़ायदा दे रहे हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और वो जो फंडिंग है वो शौकत खानम के लिए हो रही है और आप पीटीआई के लिए रही है, वो क्वेश्चन हो रहा है। इजराइल की लॉबी क्यों कर रही है, इंडिया क्यों आपको दे रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। मतलब चीज़ों, लेकिन वो प्रोपेगेंडा करके अपनी एक मखसूस जो कल्ट फॉलोइंग है उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब बस इसको कंक्लूड करते हैं आखिर में से। ये सवाल जो लोगों के जहनों में अक्सर होता है कि अब इस मुल्क का ये हाल हो गया है, कोई श्रीलंका बना रहा है, कोई एटम बम चला रहा है, इस मुल्क का हल क्या है, इसको ठीक कैसे करें? तो इसका बड़ा आसान सा हल है कि वो सारी कुव्वतें जो गैर मुल्की कुव्वतों के ईमा पर यहाँ पर हाइब्रिड निज़ाम जैसे तजुर्बे करती हैं, प्रोजेक्ट इमरान खान जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, उनको खुदा के लिए हमारी सियासत से, जमहूरियत से अलग हो जाना चाहिए। ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और 22 करोड़ लोगों की मंशा से चलना चाहिए। चंद अफराद, चंद जजेस मिलकर या चंद जर्नैल मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे तो इस तरह के तजर्बात का यही हाल होगा। अगर ये तजर्बात करने बंद कर दें, आवाम के नुमाइंदों के हवाले ये मुल्क कर दें, तो फिर ये मुल्क बेहतर हो सकता है। और अगर आपने इसी तरह की साजिश करनी है जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की, जिस तरह इमरान खान का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए की, तो फिर उस मुल्क का यही हाल होगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।